Children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, Bishop discussed about the application of Ampere's circuital law. It means solenoid and toroid, magnetic field due to solenoid and toroid. Now the next topic is force on a moving charge in a magnetic field. यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज यदि मूव करता है तो उस पर जो है हमें फोर्स कितना होता है या लगता है कि नहीं, ये हमें जानना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स वाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन अ स्टैटिक चार्ज. इट मीन्स यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि मूवेबल है, मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मूविंग है तो उस पर फोर्स लगता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर चार्ज स्टैटिक है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स नहीं लगेगा, और यदि मूविंग है तो फोर्स लगेगा. ओके, अब बात आती है कि भाई फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं. Suppose a positive charge Q moves with a velocity v in a magnetic field B and V makes an angle theta with the magnetic field. इसका फिगर भी यहाँ पर है. This is the charge Q which is placed in a magnetic field. The direction is shown here and it moves with a velocity v which making an angle theta degree with the direction of magnetic field. It's okay. Now it is found from experiments that charge Q moving in the magnetic field experience a force such that जो फोर्स होता है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो एनालिटिकल फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं है उसका हमारे पास. एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q. इट मीन्स अगर चार्ज का अमाउंट बड़ा है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और चार्ज का अमाउंट कम है तो फोर्स कम लगेगा. इट मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q and the force is directly proportional to the velocity which is perpendicular to the direction of magnetic field. It means the force is proportional to the component of velocity which is perpendicular to the direction of field. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन वेलोसिटी के उस डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. अभी हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं वो v sin थीटा होगा. आइए यहाँ पर ये है आपका वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. यहाँ पर ये v sin थीटा है और इधर की तरफ आपका v cos थीटा होगा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा है जो कि पीछे लिया गया था. कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और v sin थीटा के, उन सबको कंबाइन करने पर हमें मिलता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v q v sin थीटा. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो कांस्टेंट k का वैल्यू है वो यूनिट होता है. इट मीन्स 1 होता है. इसलिए हमारा जो फोर्स होता है वो हो जाता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. इट्स ओके. तो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है कोई चार्ज, वो चार्ज के अमाउंट, उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के और एंगल बिटवीन v एंड b, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के साइन के एंगल के प्रोडक्ट में होता है. यानी कि ये आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का. ओके, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो F इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v क्रॉस b. v क्रॉस b इसलिए लिख सकते हैं, आपको पता है v क्रॉस v इक्वल्स टू होगा वी बी साइन थीटा. तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं इसको तो हमें यही मिल जाएगा. और यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि जो फोर्स होगा वो हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा
इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि जो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इट्स ओके। इस फार्मूले को सबसे पहले लॉरेंट्ज ने खोजा था, ढूंढा था, इसलिए इसको मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं हम। इट्स ओके। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा विथ यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट्स ओके। एंड अब जो है हमारे पास फोर्स के फॉर्मूले मिल गए, F इजिकल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, या दूसरे वर्ड्स में कहें वेक्टर फॉर्म में Q इंटू वी क्रॉस बी। अब बात आती है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल है, उससे पहले हम कुछ स्पेशल केसेस से देख लेते हैं। यदि वेलोसिटी जीरो हो तो फोर्स जीरो होगा, क्योंकि फार्मूले में जैसे ही आप वैल्यू रखोगे v इक्वल्स टू जीरो तो f की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। दूसरा, दस अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, जो कि बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा, यदि थीटा की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा हो। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम। इन दिस केस द फोर्स विल बी जीरो बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन जीरो एंड साइन 180 इज जीरो। यानी कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स जीरो होगा। नीचे लिखा भी है, द चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इट्स ओके। केस थर्ड है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो तो आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होता है QVB। इट मीन्स व्हेन अ चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स शुड बी मैक्सिमम। इट्स ओके। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट केसेस in which there are two mainly most important cases is if the charge is in its rest the force remains zero, and whenever a charge is moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field the force will becomes zero. It's okay. Now there are two rules to find out the direction of magnetic force or Lorentz magnetic force. First is Fleming's left hand, as shown in the figure. If we stretch our first three fingers, forefinger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other in such a way that forefinger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then the thumb represents the direction of force. It's okay. As here, this is the direction of velocity, this is the direction of magnetic field. If we stretch our finger, this forefinger is along the direction of magnetic field, middle finger along the direction of current, then thumb represent the direction of force. It's okay. In our previous case the direction of force is upward. It means perpendicular to the magnetic and velocity vector. It's okay. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसको हम पता करते हैं, यानी कि हमेशा हम अपने मिडिल फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, और फोर्स को अगर अरेंज करें तो थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट्स ओके। यही आपका यहाँ पर लिखा भी है। नाउ द सेकेंड रूल इज राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, दिस इज आवर palm of right hand. It's okay. Our finger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of current, then perpendicular to the palm represents the direction of force. It's okay. It means if we open our right hand and place it so that tips of our finger point the direction of magnetic field, thumb represents the direction of current, then perpendicular upward direction represent the direction of force. It's okay. As shown in the figure, these are the two rules which helps us to find out the direction of magnetic force exerted on a charge, and these forces are applicable on positive charge. It's okay. If we have to find out the direction of force due to negative charge, the direction is just reversed.
यदि हम निगेटिव चार्ज की वजह से पता करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। इट्स ओके। अब हमारे पास आता है कि भाई यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो टेस्ला होता है। और अगर यहाँ से हम एसआई यूनिट को डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी को सब्जेक्ट करें तो हमें मिल जाएगा एफ अपान क्यू इंटू बी साइन थीटा, सॉरी क्यू वी साइन थीटा। फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का कूलाम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, साइन 90 का होगा नहीं तो यानी कि इसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या इसी को हम 1 टेस्ला कहते हैं एसआई यूनिट में। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच 1 कूलाम चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल्स टू द फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। इट्स ओके। और इससे छोटा जो यूनिट होता है गॉस होता है, 1 गॉस इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसका डायमेंशन अगर हम लिखें तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, चार्ज का, वेलोसिटी का, हमें मिल जाएगा m(T⁻⁻²) a⁻⁻⁻1। इट्स ओके। अब आती है बात लॉरेंट्ज फोर्स की। सबसे पहले हम लॉरेंट्ज फोर्स जान लें। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंबाइंड जो फोर्स होता है उसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। आपको पता है यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर जो फोर्स होता है वो QE होता है और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होता है। और यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया होता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो QV×B होता है। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो एक साथ दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो लॉरेंट्ज फोर्स बन जाता है। Fe का वैल्यू Q×E, Fm का वैल्यू QVB है। दोनों को कंबाइन करें, Q को कॉमन लें तो हमें ये लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाता है। इट्स ओके। थैंक यू।